So hey homies, welcome back to another video of a Martial Ashura God Season 2 and I hope कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा जहाँ पे चूफेंग का सामना लिंगन सेक्ट से हो जाता है और यहाँ पर इनके मास्टर और डिसाइपल दोनों के बैंड बजाने के बाद जो लिंगन सेक्ट का हेडमास्टर यांग था वो यहाँ पर इससे बदला लेने के लिए पहुंच जाता है सीधा किलन मेंशन के लॉर्ड के पास। और जब ये मास्टर यांग के खिलाफ इसे भड़काते हुए इसे किंगडम सेक्ट के अगेंस्ट एक्शन लेने पे मजबूर भी कर देता है और ये लोग उस पे हमला भी कर देते हैं। लेकिन सही वक्त पे चूफेंग आकर इन सब की जान बचा लेता है। और उस बंदे से यहाँ पे चूफेंग को पता चलता है कि एम्परर के ब्यूरल तक के जाने का जो एंट्रेंस है उसके बारे में किलन मेंशन के लॉर्ड को अच्छे से पता है। बस फिर क्या, चूफेंग निकल पड़ता है लिन मोली और उसके बेटे दोनों को सबक सिखाने। आती मास्टर चेंग का एग्जीक्यूशन भी होने वाला था तो वो उन्हें भी बचाने के लिए निकल पड़ता है। और आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि मास्टर फेंग को ये लोग आज पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले थे और लिटरली इनकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। और वो ये बात जानते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने ये सारा कुछ बस चूफेंग को पकड़ने के लिए ही किया है। बेसिकली उसके लिए जाल बिछा के रखी है। तो वो कहने लगता है कि ब्रदर शू, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आओगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेडमास्टर यान था वो यहाँ पे कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हमने एक ग्रेड ऑफ स्पिरिटिस्ट को खो दिया और फिर भी हम चूफेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन लगता है कि जो मास्टर यांग है इसे एक चारे के तौर पे यूज करना काम आएगा और इस बार जब वो आएगा तो मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा और भरपूर उठाना होगा और इस मैटर को तो हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करना ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन मोली है यानी कि जो लॉर्ड था वो यहाँ काफी ज्यादा मजबूर था। वो मनी मन इसे कोसते हुए कहने लगता है कि काश इसे मेरे सीक्रेट का पता ना होता तो मुझे कभी भी इसके अकॉर्डिंग हरकत ना करनी पड़ती। और अब वो इसके हाथों और ज्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो हर हाल में जो मास्टर यांग है यानी कि कीफेंग यांग उसे एग्जीक्यूट करना चाहता था। तो वो इमीडिएटली सभी को ऑर्डर देता है। ये देखकर हेडमास्टर यांग कहने लगता है कि लिन मोली, भूलो मत कि हमारे बीच एक अग्रीमेंट हुआ था कि हम इस लड़के को कीफेंग यांग के द्वारा यहाँ तक घसीटते हुए लाएंगे और अगर तुम अभी इसे एग्जीक्यूट कर दोगे तो फिर तो चारा ही खराब हो जाएगा। ये मत कहना कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और अपनी ही बात से मुकर रहे हो। हाँ, भूलो मत कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे वो धमकियां देता है तो लिन मोली की सटक जाती है और वो इमीडिएटली कीफेंग यांग को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही तलवार उठाई जाती है कि तभी जो बंदा यहाँ पे कीफेंग यांग को एग्जीक्यूट करने वाला था उसे एक डैगर आके पड़ता है और जो देखकर सभी शॉक्ड थे कि आखिर अभी अभी यहाँ हुआ क्या। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही कूल वे में चूफेंग यहाँ आ जाता है और उसके एंट्री को देखते साथ ही हेडमास्टर यांग भी अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। और तभी चूफेंग कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे रहते कौन उन्हें हाथ लगा पाता है। ये देखकर वो कहने लगता है कि अच्छा लगता है कि तुझे मरना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि चूफेंग अपने साथ एक कॉफिन को भी ले आया था और जब हेडमास्टर यान उसकी तरफ एक स्लैश अटैक बढ़ाता है तो ये स्लैश अटैक सीधा उस कॉफिन से जा लगता है, जिसके चलते जैसे ये कॉफिन खुलता है यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन मोली का जो बेटा था वो इसके अंदर से बाहर निकलता है। जिसे देखते जाते लिन मोली के तो गला ही सूख जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कि तभी यहाँ पे चूफेंग उसके चेहरे को अपने पैरों तरह मसलते हुए कहता है कि ये यहाँ पे मरने के लिए आया है, बस ये सुनना था। कि तभी लिन मोली का सारा सुर बदल जाता है और वो कहने लगता है कि देखो देखो हम बात करके मैटर को सुलझा सकते हैं। यहाँ पे चूफेंग कहता है कि अभी के अभी उन्हें रिलीज करो। लेकिन ये सुनना ही था कि जो हेडमास्टर यानी यांग तियान है वो सीधा जाकर उस पे हमला कर देता है। लेकिन तभी जो लिन मोली है वो यांग तियान का सामना करने पहुंच जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि यांग तियान का सामना अब लिन मोली खुद करने लगा और वो कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम जो मुझे ब्लैकमेल करते आ रहे हो ना, मैं इसको फिर इंपीरियल कोर्ट में जाके सबके सामने रिपोर्ट करूंगा, फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा, कभी सोचा है। जिसमें यहाँ पे यांग तियान कहने लगता है कि अच्छा तुम रिपोर्ट करोगे तो तुम्हें पता भी है ना कि कितने सारे सर तुम्हारे कलम हो सकते हैं। जिसपे लिन मोली की भी सटक चुकी थी। वो कहने लगता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, अगर मेरे बेटे को एक खरोच भी आई ना तो मैं सब कुछ खुद ही खत्म कर दूंगा और सबको खत्म कर दूंगा। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि लिन मोली के सारे सोल्जर्स भी इससे आके घेर लेते हैं और यांग तियान यहाँ समझ चुका है कि फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने बेटे के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है। और वो कहते हैं ना कि एक सन की इंसान को तुम कभी भी डरा या धमका नहीं सकते। अगर किसी को किसी चीज की परवाह ही ना हो तो उसे तुम किस चीज के जरिए से कंट्रोल करोगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी अपने पैर को नीचे रख लेता है और कहने लगता है कि लिन मोली इस चीज को याद रखना, बाद में तुम पछताओगे जरूर। अब यहाँ इनकी फाइट देखकर चूफेंग भी इनके मजे लेता है और कहने लगता है कि जरा देखो अब तो ये दोनों एक दूसरे से ही फाइट कर रहे हैं जो कि यहाँ पर मुझे और ब्रदर कीफेंग को मारने का प्लान कर रहे थे, क्या हुआ। अब तभी हम देखते हैं कि जो लिन मोली है वो उसे कहने लगता है कि चूफेंग तुम्हें जो चाहिए था वो वहाँ ऊपर मौजूद है, उसे लो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। और अब बिना टाइम जाया किए जो चूफेंग है वो कीफेंग
फेंग को लेते साथ ही यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन साथ में वो लिन मॉली के बेटे को भी अपने साथ रख लेता है और यहाँ से उड़ते हुए काफी दूर निकल जाता है और कहता है कि एक बार हम लोग हमारे सेफ इलाके में पहुंच जाए, फिर मैं तुम्हारे इस पालतू को यानी कि तुम्हारे बेटे को ना जाने दूंगा। और हाँ, अगर तुमने हमें फॉलो करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर इसी वक्त तुम्हारे सामने से मार दूंगा। ये सुनते साथ ही लिन मॉली उसका पीछा करना छोड़ देता है। वैसे भी वो यहाँ पे उड़ नहीं सकता था। अब तभी हम देखते हैं कि जो यांग त्यान है वो तेजी से इन लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है, जो देखकर चू फेंग कहने लगता है कि अच्छा तो यांग त्यान अग्रीमेंट को तोड़ रहा है, ठीक है फिर अब कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा। ये कहते हुए वो अपने सामने लिन मॉली के बेटी को आगे करता है और उसकी गर्दन को मसलना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मरने के बाद जिन स्पिरिट्स के साथ तुमने गलत किया है उनके सामने घुटने झुकाकर हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगना। और फिर वो उसकी गर्दन को मरोड़ते हुए उसे निपटा देता है और सीधा यहाँ पर लिन मॉली के पास फेंक देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यांग त्यान है वो कहने लगता है कि इस गधे के चक्कर में मेरा सारा प्लान खराब हो गया, इसे तो मरना ही चाहिए था। इस दौरान यांग त्यान चू फेंग का लगातार पीछा करता रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि चू फेंग जो कि काफी दूरी पे निकल चुका था, लेकिन तब तक यांग त्यान भी अपने स्पेयर को उसके तरफ थ्रो करते हुए कहने लगता है कि चू फेंग आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। यहाँ पे चू फेंग जैसे तैसे फर्स्ट स्ट्राइक से बच जाता है, लेकिन यांग त्यान फिर भी नहीं रुकता। वो लगातार उस पर हमला करते हुए उसका पीछा करता रहता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जब वो हवा में ही अपने स्पेयर के जरिए से उस पर हमला करता है तो इम्पैक्ट के चलते चू फेंग यहाँ पर ब्रदर की फेंग के साथ नीचे जा गिरता है, लेकिन वो फिर भी भागना रोकता नहीं क्योंकि उसे पता है कि ब्रदर की फेंग को मुझे हर हाल में इस वक्त ट्रीट करना होगा। इस दौरान त्यांग यान भी लगातार उसे चेस देता रहता है और तभी यहाँ पर जो ब्रदर की फेंग है वो कहने लगता है कि ब्रदर प्लीज प्लीज मुझे यहीं पे छोड़ दो, वरना मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। जिस पर वो कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, अगर आज मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े ना तो भी मैं आपको यहाँ से सही सलामत लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार आपने मेरी जान बचाई थी जब मेरी जान बचाने वाला कोई नहीं था। अब तभी वो यहाँ पर क्वीन का ऑर्डर देता है और कहता है कि अपनी 100 पेन रिवाइंड की पावर को यूज करो। यहाँ पे ये कहते हुए क्वीन भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इस क्वीन की असली ताकत क्या है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके चलते क्योंकि वो अपनी बॉडी यहाँ पे चू फेंग के साथ शेयर करती है तो यहाँ पर चू फेंग के भी विंग्स आ जाते हैं और स्पीड उसकी काफी ज्यादा एक्सेलरेट कर जाती है, जिसे देखते साथ ही यांग त्यान भी समझ चुका है कि अब वो इसे चेस नहीं कर सकता। यहाँ पे यांग त्यान हैरानी के साथ कहता है कि सिर्फ ब्लैक टॉर्टोइस रियलम पे होने के बाद भी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग चलते चलते स्टोन फॉरेस्ट वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रदर की फेंग है वो यहाँ पर चू फेंग की टेक्निक की तारीफ करते हैं और चू फेंग कहने लगता है कि बस यहाँ से हमें कैसे ना कैसे करके निकलना ही होगा। क्वीन भी इससे कहती है कि हाँ तुम्हें जल्दी निकलना होगा क्योंकि तुम ज्यादा देर तक इस पावर को होल्ड नहीं कर सकते। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चू फेंग अचानक से कुछ फील करता है और उसकी बॉडी जैसे इस पावर को और झेल नहीं पाती है, क्योंकि डेमोनिक विंग्स की पावर को उसकी करंट की कल्टीवेशन लेवल झेल नहीं पा रही है। इसी के चलते उसकी बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे करके उसकी आंखें भी जैसे बंद होने लगती है, जिसके चलते की फेंग को उसकी फिक्र होती है। पर तब तक पीछे से यहाँ पे यान त्यांग यून भी आ जाता है, जो कि उस पर काफी सारे स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि चू फेंग आज ये जगह तुम्हारी ग्रेवयार्ड बनने वाली है। पर चू फेंग भी अपने ब्लेड को निकालते साथ ही सामने जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो उन सभी को काटते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। पर तब तक हम देखते हैं कि एक स्लैश अटैक उसे पड़ जाता है, जिसके चलते की फेंग उसके हाथों से छूट जाता है। पर जैसे तैसे वो उसे वापस से ग्रैब कर लेता है और की फेंग उसे यही कहता है कि चू फेंग मुझे यहीं पे छोड़ दो, वरना ऐसे तो हम दोनों ही यहाँ पे मारे जाएंगे। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि इन दोनों को ऐसे फंसता हुआ देखकर यान त्यान इनके पीछे से अपने स्पेयर से हमला कर देता है, लेकिन उससे बचते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि चू फेंग इसी मियाज़मा तिलिस्मान के टोकन का यूज करता है और जिसे देखते साथ ही यहाँ पे की फेंग को याद आ जाता है कि ऐसा ही तिलिस्मान उसने एक बार उसे दिया था, जिसकी कॉपी बनाकर चू फेंग ने अपनी जान बचाई थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग इसे जाल में फंसा रहे थे और तब ये लोग यहाँ पर इसे चेस कराते हुए एग्जैक्टली वहीं पर ले जाते हैं जहाँ पर वो ग्रीन कलर का मिस्ट मौजूद था। अब यान त्यान ये बात जानता था कि कोई भी इस फॉग के अंदर ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता था और उसे लग रहा था कि यहाँ पर चू फेंग और जो की फेंग है दोनों ही मारे जाएंगे, पर उसे प्रूफ चाहिए था, उसे उसकी डेड बॉडी देखनी थी, तो वो भी इस फॉग के अंदर चला जाता है। यहाँ वहाँ थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद जब उसे कोई नहीं मिलता और उसकी अपनी हालत भी खराब हो जाती है तो उसे यही लग रहा था कि ये दोनों भी मारे गए होंगे और अब वो यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि अब जबकि तुम मारे जा चुके हो तो देखना चाहूंगा कि किंग लॉन्ग सेक्टर को कौन प्रोटेक्ट करता है। इस दौरान की फेंग की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और चू फेंग को उसकी फिक्र हो रही थी और तभी यहाँ पर इस ग्रीन मिस्ट के अंदर हम एक मिस्टीरियस फिगर को देख पाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग हेंगऑन रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो बंदे यहाँ पे चेकर्ड बोर्ड गेम खेल रहे थे और तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि प्रिंस कुछ लोगों को लेकर साउथ की ओर बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि शायद वो किलिन पैलेस के मैटर को सॉल्व करने के लिए उसी ओर बढ़ रहे हैं। और तभी हम यहाँ पे उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसका नाम जियांग हेंगऑन है और वो असल में इंपीरियल अंकल है और वही ये सारी बातें बता रहा था। और यहाँ पे उसके सामने यंग प्रिंस जियांग वू शेंग मौजूद था, जो कि प्रोफाउंड मार्शल रियलम के 9th स्टेज पे है और तभी वो यहाँ पर अपने अंकल को गेम में हरा देता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि
आखिर उसने कौन सा वर्डिक्ट दिया था लिन मोली पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके एक एक क्राइम्स को उसे गिनाता है कि तुमने एम्परर ब्यूरल की चीजों को छुपाया है, साथ ही तुमने अपने बेटे को मनमानी करने दी और इसने न जाने कितने मासूम जानों के साथ खिलवाड़ किया और तुमने अपने ज्यादती फायदे के लिए दूसरे सेक्टर को भी नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉयल फैमिली की तरफ से जैसे ही ये फरमान वो सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और तभी यहाँ पे लिन मोली उस पर हमला करते हुए जाता है और कहने लगता है कि तुम सारी रॉयल फैमिली को तो मैं मिटा के रख दूंगा। यहाँ पे लिन मोली जैसे अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है तो यंग प्रिंस बस अपने एक सिंगल स्ट्राइक से ही उसे निपटा के रख देता है, जिसके बाद बचा कुछ काम तो उसके स्पेशल हैंड्स ही कर देते हैं। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में अब वो वापस से गेम खेलते हुए कहने लगता है कि अब बारी है यान यांगदियान की। हालांकि हम लोग किसी के भी सेक्ट के पर्सनल मामले में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन उसने लिन मोली को ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि वो गलत काम करे और इसके लिए उसे तो सजा मिल के रहेगी। जसमिस का अंकल बताने लगता है कि एक बात याद रखो, बिना आग के धुआं कभी नहीं उठता और अगर एक मामूली सा सेक्ट इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ खड़ा हो जाए, उसे अपोज करे, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई रीजन जरूर है। और अगर लिंगियन सेक्ट ने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की है तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई और पावर है जो कि इन्हें बैकअप दे रही है, जिसका मतलब ये है कि हमें और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जिस पे यंग प्रिंस कहने लगता है कि अंकल फिलहाल के लिए जो 9 प्रोविंसेस की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी है और इतने सालों में हम आज तक हेवन के द्वारा भेजे गए उस डिवाइन बॉडी वाले बंदे को भी नहीं ढूंढ पाए और इसीलिए फादर को आपकी मदद की जरूरत है। अभी यहाँ पर ये सुनते साथ ही वो एक चेस का पीस निकालता है और कहने लगता है कि मेरे पास कहने को ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो यहाँ पर सिचुएशन चल रही है इसे रिजॉल्व करने के लिए बस एक ही चाबी है। और तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अंकल उसे सारी बात बता देता है कि कैसे उसने जो ब्रदर की है और चू फेंग है इन दोनों की जान बचाई। यंग प्रिंस जब चू फेंग के बारे में सुनता है तो वो कहने लगता है कि मैं आपके इस दोस्त से मिलना चाहूंगा, आखिर आप इसके बारे में इतना ज्यादा बात क्यों करते हैं, और जो कि 100 सेक्ट गैदरिंग में भी टॉप पे आया था और उसने त्यानियन को भी बहुत ही अच्छा सबक भी सिखाया, यहाँ तक कि उसने एग्जीक्यूशन ग्राउंड से ब्रदर की को भी बचाया। और वाकई में मुझे तो अभी भी मेरे कानों पे यकीन नहीं हो रहा कि आज के दौर में भी चू फेंग जैसा कोई ट्रू जीनियस एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ना मेरी टक्कर का हुआ। कि तभी यहाँ पर जो अंकल है वो बताने लगते हैं कि फिलहाल के लिए मैंने उसे लिंगियन सेक्टर भेज दिया क्योंकि वो वहाँ पर जाने की जिद कर रहा था और सही मायने में जिस चाबी की मैं बात कर रहा था जो कि यहाँ की सारी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकता है वो और कोई नहीं बल्कि चू फेंग है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगियन सेक्टर के किंग प्रोफेक्चर का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर कि इनका ट्रेजर हाउस भी मौजूद था और यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोगों को बंदी बनाकर रख दिया गया है और इनके जितने भी ट्रेजर्स और रिसोर्सेज थे इनके ऊपर चू फेंग और क्वीन दोनों ने काफी अच्छे से हाथ साफ किया था। और यहाँ पे क्वीन कहने लगती है कि मुझे लगा था कि यार यहाँ पर टॉप क्लास की सिक्योरिटी होगी, लेकिन जरा देखो कैसे अधमरे से सोल्जर्स को इसने सिक्योरिटी पे लगाया है। जिस पे चू फेंग कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि हमने इनके सारे रिसोर्सेज को लूट लिया, वरना इन्हीं के जरिए से किंगडम सेक्टर को फ्यूचर में काफी ज्यादा परेशान करता। वैसे तो अच्छा हुआ कि हमने ऑलरेडी सभी लोगों को 10,000 बोन्स ग्रेवयार्ड की तरफ मूव कर दिया है, जिसके चलते अब किंगडम सेक्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं बचा और यांग को अब यांग को कभी भी पता नहीं चलेगा, ना ही शक होगा कि मैं यानी कि चू फेंग और ब्रदर की फेंग दोनों जिंदा हैं। यहाँ तक कि वो सपने में भी कभी अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं जिंदा हूँ और उसी के ट्रेजर हाउस के अंदर मौजूद हूँ। वो तो शुक्र है कि सीनियर जियांग हैंगुआन ने मुझे इस जगह के बारे में बताया। हम देखते हैं कि चू फेंग लगातार ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ था और वो काफी तेजी से कल्टीवेट भी कर रहा था, जिसके चलते अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू भी करने वाला है। इसी के साथ थोड़ी देर और ऐसे ही कल्टीवेट करने के बाद फाइनली चू फेंग ने ब्लैक टॉर्टोइज रियलम के 7th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी वो यहाँ पर ये खुशखबरी क्वीन को भी सबसे पहले देता है और तभी हमें चू फेंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन के हाथों में भी एक येलो वर्मिलियन बर्ड का ट्रेजर आ जाता है। वो कहने लगती है कि बस ऐसे ही तुम प्रैक्टिस करते रहो क्योंकि यहाँ पर काफी सारे रिसोर्सेज हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्वीन ने भी यहाँ पे जो 7th मार्शल रियलम है उस पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और तभी यहाँ पे उसे कुछ फील होता है और वो कहने लगती है कि इतना थिक लाइफ और आखिर ये कौन है। और तभी वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि कोई है यहाँ पे जो कि यहाँ की जो लाइफ फोर्स है उसे तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा है ताकि वो इसके जरिए से कल्टीवेट कर सके। और ये जो ऑरा है ये बिल्कुल दोगो आओयुन के ब्लड फेन्ड एविल आर्ट की तरह है। अगर कोई ऑर्डिनरी पीपल इस ऑरा को अब्सॉर्ब कर लेना तो वो लोग अपना कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से खो देंगे, उनके अंदर की मानवता भी चली जाएगी। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है जहाँ पे जो लोग थे ना लिंगन सेक्ट के, वो सभी मेन हॉल में अपने आप को ही ऐसे सजा दे रहे थे, ऊपर से कूद के अपनी जान दे रहे थे। लिटरली इनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका, काइंड ऑफ ज़ॉम्बी टाइप के ये बन चुके थे। तुम ऐसा अजीम करके चलो। और कोई बताने लगती है कि एक बार किसी का मानसिक संतुलन हिल जाए तो वो बस खुद को इस हद तक टॉर्चर करता रहता है कि जब तक उसकी जान न चली जाए। अब तभी हम देखते कि मेन हॉल के अंदर जब ये सारा नजारा चल रहा था तो तब तक यहाँ पे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि वॉल को बिल्कुल 2 टुकड़ों में काटते हुए चू फेंग आ जाता है। और तभी चू फेंग की नजर एक बंदे पे जाती है जो कि अपना मानसिक संतुलन
आनंद पूरी तरीके से खो चुका था और लिंगन सेक्ट के ही अपने फेलो डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर चू फेंग को काफी गुस्सा आता है और अब वो सबसे पहले इस बंदे को निपटाता है। और यहाँ पे जितने भी ऐसे क्रीपी से लोग थे जो कि अपने ही फेलो कल्टीवेटर को ऐसे खा रहे थे, उन सब के ऊपर भी वो चार्ज कर देता है और लिटरली इन सभी को स्लॉटर करते हुए वो काफी लोगों को निपटा चुका था। लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे चू फेंग की जो लाइफ और थी वो काफी ज्यादा प्योर थी, जिसके चलते ये सभी लोग अट्रैक्ट होकर अब सीधा चू फेंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और ये लोग चू फेंग को बिल्कुल अपने अंदर दबा लेते हैं। और चू फेंग कहने लगता है कि आंख के बदले आंख, जान के बदले जान, ये कहते हुए वो इन सभी को उड़ा देता है। और इस दौरान क्वीन जो है वो चू फेंग की बॉडी का इंचार्ज ले लेती है और कहने लगती है कि क्योंकि तुम लोगों ने मासूम लोगों की जान को अब्सॉर्ब करके कल्टीवेट किया है, तो अब तुम्हें पता चलेगा कि जान जाने पर कैसा फील होता है। ये क्वीन अब तुम्हें मौत का मजा चखाने वाली है। और देखते ही देखते क्वीन यहाँ पर काफी सारे लोगों की जो लाइफ और थी उसे पूरी तरीके से ड्रेन कर लेती है। ऑन द स्पॉट ये लोग वही मारे जाते हैं, पर तभी चू फेंग की नजर अभी भी कुछ लोगों पे जाती है जहाँ पे वो बेरहमी के साथ इस इविल आर्ट को कल्टीवेट कर रहे थे और अपने ही फेलो कल्टीवेटर्स के ऐसे लाइफ और को डेथ ईटर की तरह डिपोर किए जा रहे थे। यहाँ पे चू फेंग अपने उसी गोल्डन ब्लेड का यूज करते हुए उसे निपटा देता है और तभी यहाँ पर जितने भी मेन हॉल के अंदर लोग थे सभी को एक साथ वो निपटाते हुए आगे बढ़ जाता है। जो लोग भी यहाँ पर अपने ही साथी को डेथ ईटर की तरह खाए जा रहे थे, चू फेंग इन्हें पकड़ते साथ ही निपटाना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और यहाँ पर इन सभी को निपटाते साथ ही वो सीधा ऊपर से नीचे इन्हें फेंकने लगता है और तभी यहाँ पे क्वीन इन सब की जो बची कुछ लाइफ और थी उसे भी अब्सॉर्ब कर लेती है। और फिर चू फेंग कहने लगता है कि ऐसा घटिया और वाहियात आर्ट कभी भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए और आज मैं खुद हेवन बन के तुम सभी को सजा दूंगा। इसके बाद चू फेंग इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे पुल करता है कि सब के सब ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और तभी ये पूरा का पूरा जो ट्रेजर हाउस था इसके ऊपर की दीवार को भी ये उड़ा देता है। सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद ये बहुत ही कूल वे में हवा में फ्लाई करते हुए यहाँ से निकल पड़ता है कि तभी हम उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर क्वीन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कहने लगती है कि यार ये लोग कितने घटिया टेस्ट करते हैं, इनकी लाइफ और को अब्सॉर्ब करके मेरे पेट में अब दर्द हो रहा है। अब तो मुझे रिग्रेट हो रहा है कि यार आखिर इनकी लाइफ फोर्स को मैंने क्यों अब्सॉर्ब किया। कि तभी यहाँ पे चू फेंग कहने लगता है कि जरा सोच के देखो, जब यहाँ पे यांग तियान आएगा और जब वो ये नजारा देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। जो सुनकर क्वीन भी एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि हाँ मेरा तोहफा तो उसे जरूर पसंद आएगा। जिस पे चू फेंग हंसने लगता है और कहने लगता है कि उसके साथ तो यही होना चाहिए था, क्योंकि उसके जो मिशन है वो हमारे किंग प्रोविंसेस के बिल्कुल खिलाफ है और अब क्योंकि मैंने उसके लिंगन सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देगा और मुझे और ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग बनना भी होगा। और जैसा कि उस घोस्ट फेस ने मेंशन किया था कि जो ब्लैक टॉर्टोइस एम्परर ब्यूरोल है वो प्रोबेबली मेरे ख्याल से व्हाइट टाइगर एम्परर का ब्यूरोल होगा और हमें जल्द से जल्द जाकर उस सीक्रेट स्किल को हासिल कर लेना चाहिए और जिसके बाद हम हमारे किंगडम सेक्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब हमें किंग्स ऑफ रीजन यानी कि अज़ोर ड्रैगन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस सुमी और उसके एल्डर सिस्टर ये दोनों यहाँ पे बात ले रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि लिटरली इस सीन में ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा कल्टीवेशन सीक्रेट, कौन सी ऐसी चीज पता चल रही कि यार तुम किसी को नहा रहा है तब भी नहीं छोड़ रहे। ये सीन कोई दिखाने वाली चीज है। खैर यहाँ पे ये दोनों चू फेंग के बारे में बातें किए जा रही थी कि वही वो हमें टाइम नहीं देता, हम पे ध्यान नहीं देता। तो मिस सोमी के पास एक आइडिया आता है और वो कहती है कि क्यों ना हम उसके लिए खाना बना के ले जाएं, इस बहाने हम उससे मिल भी लेंगे। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम चू फेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने एंसेस्टर के पास आ जाता है जो कि उसी बड़े से जायंट क्रिस्टल के अंदर मौजूद थे और यहाँ पर बेसिकली उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया था। अब चू फेंग कहने लगता है कि एंसेस्टर मुझे माफ कीजिएगा कि मेरी गलतियों की वजह से किंग लॉन्ग सेक्ट के ऊपर इतना बड़ा खतरा आ चुका है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब यहाँ पर उसकी बात सुनकर एल्डर बताने लगते हैं बच्चे इस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं। और तभी यहाँ पर हम उनके स्पिरिचुअल फिगर को देख पाते हैं जो कि कहने लगता है कि जो कोर है ना हमारे किंगडम सेक्ट का वो अभी भी सही सलामत है और तुम तो अपने साथ कितने सारे ट्रेजर्स को भी ले आए हो जिसके जरिए से हम हमारे किंगडम सेक्ट को वापस से रिबिल्ड कर सकते हैं। तो बताओ क्या तुम्हें डर है कि तुम दोबारा से हमारे किंगडम सेक्ट को रिबिल्ड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे चू फेंग जैसे उनकी बात सुनता है तो उसे थोड़ी हिम्मत आती है और वो कहने लगता है कि हाँ यार मैंने सबको बचाया है, बस हमारी लोकेशन ही तो चेंज हुई है, हम वापस से अपने लिए सेक्ट को रिबिल्ड कर सकते हैं, वापस से हमारा सेक्ट पहले जैसा आबाद हो जाएगा, आखिर मैं इतना डर क्यों रहा हूँ। और तभी वो कहने लगता है कि एंसेस्टर आपका शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमारे किंगडम सेक्ट को वापस से रिवाइव जरूर करूंगा। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर एल्डर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस तो हो जाते हैं लेकिन तभी उसके अंदर से उसे ऑरा फील होती है। वो कहने लगती है कि जरा देखो ये जो ब्लैक टॉर्टोइस शील्ड आर्ट है ना इसने खुद अपने मास्टर को चुना है, तो जरा सोचो तुम एक चोजन पर्सन हो, तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब तभी वो बताने लगता है कि असल में जब मैं किंगडम सेक्ट की तरफ वापस आ रहा था ना तो रास्ते में मैं ब्लैक टॉर्टोइस एम्परर्स के ब्यूरल में गया था, मैं वहाँ पे एंटर किया और मैं उसके अंदर मौजूद वो जो सीक्रेट स्किल थी ना मैंने उसे ऑब्टेन भी किया, पर सच कहूँ तो मैं अभी तक इसके ट्रू नेचर को समझ ही नहीं पाया। जिसपे एल्डर बताने लगते हैं कि वो जो सीक्रेट टेक्निक है ना उसके अंदर डिफेंस और इल्यूजन की ताकत छिपी हुई है और अगर तुम इसे ट्रूली मास्टर कर लेते हो तो ये तुम्हारी कल्टीवेशन
के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तभी यहाँ पे क्वीन कहने लगती है कि वैसे मुझे अभी याद आया कि ये जो जगह है ये भी तो एम्परर के ब्यूरल तक जाने का रास्ता है, यानी कि यहाँ पर भी एक एंट्रेंस मौजूद है ना। तो जल्दी से इस बुढ़े से पूछो कि आखिर वो सीक्रेट टेक्निक कहाँ पे है। अब यहाँ पे ये पूछने में ही जो चू फेंग है उसे काफी ज्यादा झिझक आती है, पर फिर भी वो थोड़ी हिम्मत बांधते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर मैं ये कहना चाहता था कि क्योंकि हर एक एम्परर ब्यूरल के पास एक हिडन सीक्रेट टेक्निक है ना, तो फिर मुझे जानना था कि अब यहाँ पे एल्डर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें जानना है ना कि वो थर्ड और आखिरी सीक्रेट स्किल कहाँ पे है ना। जिसपे वो हाँ में जवाब देता है, लेकिन वो उसे बताने लगते हैं कि फिलहाल तुम्हारा सही वक्त नहीं आया है कि तुम उसे सीखो। हालांकि तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 सीक्रेट स्किल्स मौजूद है, लेकिन फिर भी अभी सही वक्त नहीं है। पर हाँ, मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट टेक्निक दे सकता हूँ, और जिसे कि सोरिंग ड्रैगन 9 हेवन टेक्निक कहा जाता है। और इसकी मूवमेंट देख कर ना तुम भी इससे इम्प्रेस हो जाओगे। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे कि मैंने खुद प्रिपेयर किया है, और मुझे लगता है कि ये सही वक्त है कि तुम इसे सीखो और तुम इस मार्शल स्किल का यूज करके ना काफी तेजी से हवा में उड़ भी सकते हो। अब तभी हम देखते हैं कि वो स्क्रोल काफी तेजी से ग्लो करने लगता है, और इसके अंदर हमें 2 पर्ल नजर आते हैं। और यहाँ पे जो एल्डर है वो बताने लगते हैं कि इसे अगर तुम कम्प्लीटली मास्टर कर लो तो बहुत कम ही लोग होंगे जो कि तुम्हारी स्पीड का मैच कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है कि जब वो हेवन की तरफ से 3 पर्ल अपीयर हुए थे, उनमें से जो 2 पर्ल थे आइस एंड फायर वो यहीं पे रुक गए, और जब से वो यहाँ पे सेटल हुए हैं तो उनके अंदर मौजूद इंटेंस आइस एंड फायर पावर दोनों आपस में इमिट होते साथ ही एक आइस एंड फायर वाली लेक को इन्होंने क्रिएट किया। और जब 3 सितारे चांद के साथ नजर आ जाएं तो तब आइस एंड फायर लेक में उफान आने लगता है। और इसका मतलब यही वो सही वक्त है जब तुम्हें मेरी दी गई इस टेक्निक को परफेक्टली वहाँ बैठ के कल्टीवेट करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस सोरिंग ड्रैगन हेवंस को परफॉर्म कर रहा था। और यहाँ पे इसे कल्टीवेट करते दौरान उसे एक ड्रैगन की स्पिरिट भी नजर आती है जो कि यहाँ पर तेजी से उसके आसपास चक्कर काट रही थी। और फाइनली हम देखते हैं कि वो इस मेथड को भी अच्छे से सीख लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसे अपने मैंडेरियंस में कुछ अजीब सा फील होता है। और यहाँ पे क्वीन बताती है कि चू फेंग जो सेकंड डिवाइन लाइटनिंग है वो अवेकन हो चुकी है, जल्द से जल्द इसे अपने डेंटेनियन में एंटर करो और इसे गाइड करो। अब हम देखते हैं कि चू फेंग भी इस काम में लग जाता है, जहाँ पर स्लोली वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके डेंटेनियन स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चू फेंग एक बहुत बड़ी सी चट्टान के ऊपर मौजूद था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो सेकंड लाइटनिंग थी वो तेजी से उसकी तरफ ड्रैगन को फॉर्म लेते हुए चार्ज करती है, लेकिन ये जहाँ से गुजरती है वहाँ की चीज को बिल्कुल बर्बाद करती हुई चली जाती है। पर तभी चू फेंग उसकी सवारी करते हुए उसे गाइड करना शुरू कर देता है, लेकिन ये जो ड्रैगन था वो उसके काबू में आ ही नहीं रहा था, और लगातार यहाँ से वहाँ बस वो अपने सिर को पटक रहा था, और आसपास जितने भी माउंटेन्स थे उन्हें तोड़ते हुए बस यहाँ वहाँ वो जा रहा था। यहाँ पे चू फेंग अच्छे से जानता है कि अगर उसने जल्द से जल्द इसे गाइड नहीं किया तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो वो बार बार उसे कहने लगता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा और मुझ पे यकीन रखो, कुछ भी नहीं होगा। पर ये जो ड्रैगन था ये फिर भी उसकी बात नहीं सुनता। तो यहाँ पे चू फेंग जो कि एक हाथ से लटक रहा था वो कहने लगता है कि ये मेरा डेंटेनियन स्पेस है, तो लगता है अब मुझे गोल्डन लाइटनिंग की पावर का यूज करना ही होगा जिसके जरिए से मैं इसे गाइड कर पाऊँ, और शायद ये मेथड काम कर जाए। बस फिर क्या, ये कहना ही था और चू फेंग काम पे लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी गोल्डन लाइट्स को एक्टिवेट करते हुए उनके जरिए से एक वेब टाइप की चीज को बनाता है, जिसके जरिए से वो पूरे के पूरे ड्रैगन को उससे कवर करता है। फिर वो लोटस पोजीशन में हवा में फ्लोट करते हुए बैठ जाता है। इस दौरान वो अपनी लाइटनिंग को कंट्रोल करते हुए इस ड्रैगन को वहीं पे टेम करने की कोशिश करता है, जिसके चलते ये ड्रैगन पहले तो कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसे इस गोल्डन लाइटनिंग के अंदर से वार्मनेस वाली फीलिंग आती है तो धीरे धीरे उसे लग रहा था कि मैं अपने असली घर पहुंच चुका हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से उसका कलर भी चेंज हो जाता है और वो ब्लू कलर के ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है, और तभी वो यहाँ पर चू फेंग के आसपास चक्कर काटने लगती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि फाइनली सक्सेसफुली चू फेंग ने सेकंड लाइटनिंग को भी स्टेबलाइज कर लिया है। और अब चू फेंग का दूसरा अगला बड़ा कदम था कि उसे अपनी ब्लड लाइन के साथ इसे मर्ज करना होगा, तभी वो इसकी पावर को यूज कर पाएगा। और अब चू फेंग बिना किसी देर किए इस काम में भी लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी सारी पावर्स को सर्च करते हुए इस ड्रैगन के ऊपर फोकस करता है। इस दौरान आसपास काफी तेजी से आइस एंड फायर लेक के ऊपर उफान भी आने लगते हैं, जिसके चलते ये जो ड्रैगन था ये एक फिजिकल फॉर्म भी लेने लगता है और उसी आइस एंड फायर लेक के आसपास तेजी से चक्कर काट रहा था। ये काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि यहाँ पर चू फेंग उसे अपनी ब्लड लाइन के साथ मर्ज कर रहा था। अब चू फेंग यहाँ पर 10,000 रिटर्न टू द वॉइड नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पर ये ड्रैगन उसका सिग्नल पाते साथ ही उसकी बॉडी के अंदर वापस से चली जाती है। अब चू फेंग जैसे ही यहाँ पर उसके लास्ट फॉर्म को भी एक्टिवेट करता है तो यहाँ पर उसके बॉडी के आसपास से 9 कलर्ड लाइटनिंग को निकलता हुआ हम देखते हैं, जिसके चलते उसके बॉडी पर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था और यहाँ पे जो एनर्जी थी उसमें भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलती है। चारों तरफ थंडर एनर्जी छा जाती है और अगले ही पल जो आइस एंड फायर पर्ल थे वो अचानक से यहाँ पर ग्लो करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो यहाँ की पावर का यूज करते हुए अपनी सेकंड डिवाइन लाइटनिंग को भी पूरी तरीके से ब्लड लाइन में मर्ज कर लेता है।
और उसके आंखों में हमें आइस एंड फायर दोनों पर्ल के पावर का सिंबल नजर आ रहा था। चूफेंग को यहाँ पे लग रहा था कि सब कुछ स्मूथली हो चुका है, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है तो वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद था वो यहाँ से दूर निकल जाता है। और यहाँ पे क्वीन भी कहती है कि चूफेंग जरा केयरफुल रहना, यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो लेक था उसमें वापस से उफान आने लगते हैं और दो पर्ल उसके अंदर से बाहर आते हैं और ये वही आइस एंड फायर पर्ल थे, जो कि यहाँ पे जितनी तेजी से बाहर आते हैं उतनी तेजी से रोटेट करते हुए सीधा चूफेंग की तरफ अटैक कर देते हैं। चूफेंग बचने की कोशिश करता है, लेकिन अगली बार इनका ये अटैक चूफेंग की बॉडी को हिट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये सीधा उसके बॉडी के अंदर जाते साथ ही उसके डेंटेनियन में भी चले जाते हैं और तभी वापस हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि चूफेंग की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये जो फोर्स था ये उसे यहाँ से वहाँ पटक रहा था। अब चूफेंग भी जानता था कि अगर उसने इन्हें अपने दूतियान के अंदर ऐसे ही और डीप में जाने दिया तो ये उसे पूरी तरीके से पोजेस कर लेंगे, तो वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन वो दोनों जो फोर्स थी वो भी पूरी जी जान लगा के उसके डेंटियन के अंदर जाने की कोशिश करती है ताकि उसके बॉडी पर ये लोग कम्प्लीटली अपना कब्जा हासिल कर ले। यहाँ पे हम देखते हैं कि चूफेंग काफी ज्यादा होपलेस भी नजर आ रहा था और वो क्वीन से कहता है कि हमें हर हाल में इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये पूरी तरीके से मुझे पोजेस कर लेंगे। जिसपे क्वीन अपनी हैंड साइंस को बनाने लगती है और कहने लगती है कि अच्छा ये तुम्हें पोजेस करेंगे हैं? तुमने ये ख्याल लाने से पहले भी इस क्वीन से पूछा कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं? ये कहते हुए वो उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन क्वीन का ये अटेम्प्ट भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है और वो भी हैरान थी कि आखिर वो इन दोनों पावर को पोजेस क्यों नहीं कर पाई। अब यहाँ पे ये दोनों फोर्स पूरी ताकत के साथ उसके डेंटियन के अंदर और ज्यादा फोर्सफुली अटैक करते हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो चूफेंग था वो यहाँ से वहाँ हवा में उड़ रहा था। अब यहाँ इस इम्पैक्ट के चलते ये दोनों फोर्स भी उसके बॉडी से बाहर निकल जाती है, पर वापस से उसके बॉडी की तरफ जैसे ये लोग एम करते हैं तो यहाँ पर चूफेंग भी अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। अब यहाँ पे ब्लैक टॉर्टोइस शेल सीधा उसके सामने आके अपीयर हो जाता है, जिसके चलते जैसे ही ये दोनों पर्ल उसके ऊपर हमला करती है तो ब्लैक टॉर्टोइस शेल इनके अटैक को बहुत ही अच्छे से काउंटर कर लेता है। अब तभी यहाँ पे मिसूमी और मिसूरो दोनों आ जाती है और जैसे ही चूफेंग की ये कंडीशन वो लोग देखती है तो वो लोग उसे आवाज देती है। अब यहाँ पे ये दोनों पर्ल इनका रुक लेती है क्योंकि इन्हें एक बॉडी चाहिए थी जिसको कि ये पूरी तरीके से पोजेस कर पाए। तो जैसे ही ये उसकी तरफ बढ़ती है तो चूफेंग उनके सामने काफी सारी शील्ड को लगा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हर एक शील्ड की लेयर को तोड़ते हुए सीधा ये जो दो पर्ल्स थी वो उनसे जाके हिट हो जाती है और वो दोनों ही सामने वाली वॉल से जा टकराती हैं, जो देखते साथ ही चूफेंग तेजी से उनके पास जाता है और उन दोनों को आवाज लगा के उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पे वो दोनों पर्ल्स इनकी बॉडी को पूरी तरीके से पोजेस कर चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पे हम मिसूरो को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी से काफी अमाउंट में आइस एनर्जी बाहर निकल रही थी। उसके आसपास की जगह भी फ्रीज होने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ मिसूमी की बॉडी से काफी अमाउंट पे फ्लेम भी निकल रहा था, उसकी बॉडी ऐसे तप रही और इन दोनों को ही इससे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। अब यहाँ पे चूफेंग क्वीन से हेल्प मांगता और कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर मैं इनकी मदद कैसे करूं, जिसपे वो कहने लगते हैं कि वो दोनों पर्ल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारे पास ब्लैक टॉर्टोइस शेल ना होता तो शायद ये अब तक तुम्हारी बॉडी पे भी कंट्रोल हासिल कर चुकी होती। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों की बची कुछ कॉन्शियसनेस अभी भी रेजिस्ट कर रही थी और दोनों ही यहाँ पर चूफेंग से कहने लगती कि प्लीज प्लीज हमारी मदद करो, मुझसे अब और नहीं हो रहा, ये मेरा कंट्रोल हासिल कर रही है। अब चूफेंग अपनी स्पेशल ऑरा से इन्हें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वही एल्डर आ जाते हैं, यानी कि जिन्होंने की चूफेंग को वही मार्शल स्किल दिया था। अचानक से वो आते साथ ही चूफेंग को दूर फेंकते और कहने लगते हैं कि इनसे दूर रहो, इन्हें मैं देखता हूँ। और तभी वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं और यहाँ पर ये अपने हेवन पर्ल का यूज करते हुए इन दोनों को भी उसी क्रिस्टल के अंदर पूरी तरीके से प्रिजर्व कर देते हैं। यहाँ पे ये देखकर चूफेंग कहने लगता है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, जिसपे वो बताने लगते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन होता है उसने इन दोनों पर्ल को ट्रिगर किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों पर्ल अभी भी एग्जिस्ट करती है और बेसिकली तुम्हारे बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल करके ये लोग इस वर्ल्ड के अंदर रिटर्न होना चाहती थी, लेकिन समहाउ तुमने इस चीज को मैनेज कर लिया, पर बेचारी ये दोनों इसकी भेंट चढ़ गई और अगर मेरे पास हेवन पर्ल ना होता तो शायद ये कब का इन दोनों की बॉडी को पोजेस कर लेती। लेकिन हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हेवन पर्ल सिर्फ टेम्परेरीली इस प्रोसेस को होल्ड करके रख सकता है। और तभी वो यहाँ पर इन दोनों की बॉडी के ऊपर भी एक छोटा सा सील लगा देते हैं और बताने लगते हैं कि मेरी करंट कल्टीवेशन की एबिलिटीज के दम पर मैं बस 1 साल तक ही इस प्रोसेस को होल्ड करके रख सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ये सुनकर तो चूफेंग को काफी ज्यादा हर्ट होता है और तभी यहाँ पे इंसिस्टर बताने लगते हैं कि पर हाँ, अगर कोई पर्पल वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट हमारी मदद करना चाहे तो शायद इन्हें बचाने का कोई ना कोई चांस जरूर होगा। चूफेंग क्वीन से पूछने लगता है कि क्वीन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 1 साल के अंदर एक पर्पल वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन सकता हूँ? जिसपे क्वीन बताती है कि अगर तुम एक ब्लू रॉफ वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बन जाओ यही बहुत बड़ी बात होगी। कि तभी उसे याद आता है कि घोस्ट टावर के अंदर एक एप किंग मौजूद है जो कि एक ब्लू रॉफ वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट है। यहाँ पे दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और क्वीन बताने लगती है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा, वैसे भी हमने उससे वादा किया था कि अगर हम उसे घोस्ट टावर से फ्री कराते हैं तो वो तुम्हें एक ब्लू रॉफ वर्ल्ड स्पिरिटिस्ट बनाने में मदद करेगा और साथ ही जो 10,000 डीमन माउंटेन के ऊपर ट्रेजर है वो तुम्हें इस चीज को अचीव करने में मदद करेगा। अभी यहाँ पे चूफेंग का नया सफर शुरू हो चुका है।
वो यहाँ पे क्वीन से कहने लगता है कि ठीक है फिर अब हम लोग 10,000 डीमन माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। सो होमीज इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है और सीजन 2 का ये पार्ट तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।